बहुत ही आनंद से सुबह तक शादी संपन्न हुई। फिर विदाई का समय आ गया। ज्योति के पेरेंट्स बहुत रो रहे थे। ऐसे तो ज्योति के पेरेंट्स ने उनको 1.5 साल पहले ही विदा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो असली विदाई कहाँ थी। हालांकि वो जानते थे ज्योति को लाखों में एक परिवार मिला है, लेकिन फिर भी बेटी की विदाई के समय माँ बाप के आंसू निकल ही आते हैं। ज्योति भी बहुत रो रही थी और शिव उसे देख के मुस्कुराते हुए इशारे से बोल रहा था, मैं जीत गया, अब तुमको मुझे पार्टी देनी होगी। वो बात ये थी कि सुबह ही शिव और ज्योति के बीच शर्त लगी थी कि ज्योति अपनी विदाई के समय नहीं रोएगी, पर शिव बोल रहा था ज्योति फूट फूट के रोएगी। तो ज्योति ने पार्टी की शर्त रखी थी, वो नहीं रोएगी। उसको लगा था इतने लंबे समय से वो अपने माँ बाप से दूर है, उसको रोना नहीं आएगा। पर विदाई के समय लड़की की फीलिंग ही कुछ और होती है। ज्योति भी शिव की बात समझ रही थी, पर वो अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रही थी। जल्दी शिव के साथ ज्योति को गाड़ी में बैठाया गया। ज्योति के कुछ कजिन ब्रदर ने गाड़ी को कुछ दूर तक धक्का दिया और बारात की सारी गाड़ी आगे बढ़ गई। पर अचानक ही गेस्ट हाउस के डोर पर जाके सारी गाड़ी रुक गई। ज्योति के परिवार वाले कुछ परेशान हुए कि गाड़ियाँ ऐसे रुक क्यों गई, कि एक गाड़ी से वैशाली और शाश्वत बाहर आई और ज्योति के मम्मी पापा की तरफ आने लगे। ज्योति के मम्मी पापा का दिल कुछ परेशान हो गया। शाश्वत और वैशाली ज्योति के पेरेंट्स के पास आए तो दोनों उनसे पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, जी आंटी जी, सब अच्छा है, अब विदाई हो गई है तो मैं आप दोनों को लेने आया था। आप अपने रिश्तेदारों को विदा कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। ज्योति के पापा हैरानी से बोले, बेटा हम समझे नहीं। शाश्वत ने वैशाली को इशारा किया तो वैशाली ज्योति की मम्मी के पास आई और उनको अंदर ले जाते हुए बोली, आंटी जी, सबको मिठाई के डिब्बे और लिफाफे के साथ विदा करना है या कुछ और भी विदाई में देना है, बताइए, मैं मदद करवाती हूँ। ज्योति की मम्मी हैरानी से वैशाली को देखने लगी। वैशाली फिर बोली, आंटी जी, आपकी साइड के लोग गेस्ट हाउस से ही विदा लेकर जाने वाले थे ना, कि आपके घर जाने वाले थे। ज्योति की मम्मी बोली, बेटा सब जल्दी में आए तो बस शादी के लिए आए थे, तुरंत गेस्ट हाउस से ही वापस चले गए। वैशाली बोली, तो चलिए मैं मदद करती हूँ सबकी विदाई में। वही शाश्वत ज्योति के पापा से बोले, अंकल आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं, आपने ही बोला था ना मैं आपके बुढ़ापे की लाठी हूँ। तो अब आपने अपनी बेटी को विदा कर दी तो चलिए अपने बेटे के साथ। ज्योति के पापा की आंखों से आंसू फिसल गए और वो बोले, बेटा बहुत भाग्यशाली है मेरी बेटी, जो ऐसा परिवार मिला। मैं दिया लेकर भी ढूंढता तो भी नहीं मिलता, पर बेटा अभी मैं सक्षम हूँ। वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले शाश्वत बोला, अंकल जी, आप तो जीवन भर सक्षम रहेंगे जो अपनी बेटी दान कर दे। इतने बड़े दिल वालों को भला जीवन में कोई कमी हो सकती है, पर मैं अपना परिवार लेने आया था। अब मेरे भाई की बारात दुल्हन लेकर वापस जा रही है तो अपना परिवार तो साथ लेकर ही जाऊंगा। अपने परिवार को गेस्ट हाउस में कैसे छोड़ सकता हूँ। ज्योति के पापा नम आंखें लिए होठों पर मुस्कान के साथ बोले, बेटा हम बाद में आएंगे। शाश्वत बोला, अंकल जी लीजिए, 1 सेकंड बीत गया, हो गया बाद, चलिए जल्दी से बताइए क्या क्या काम है, मैं मदद कर देता हूँ, फिर चलते हैं। ज्योति के पापा शाश्वत को देखने लगे, कैसे शाश्वत को समझाए वो अपनी बेटी के ससुराल में नहीं जा सकते, वो भी विदाई के समय, लोग क्या बोलेंगे। अरे विदाई के समय क्या, बाद में भी वो कभी नहीं जा सकते। मिलने के लिए जाना एक अलग बात है, पर हमेशा के लिए रहने जाना वो अलग। पर शाश्वत ज्योति के पापा के मन की बात समझते हुए बोला, अंकल जी ये बेटी के घर नहीं जाना, बेटी के घर का खाना पीना नहीं खाना, ये सब हमारे बनाए हुए नियम है और नियम समय और परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलते आए हैं और कुछ चीज़ें बदल जाए तो ही अच्छा है। मैं आपकी मन की दुविधा को समझता हूँ, इसलिए जिस घर में आप लोग रुके थे वो मैंने आप लोगों के लिए खरीद लिया है, आप लोग अब वहीं शिफ्ट हो जाइए। ज्योति के पापा हैरानी से शाश्वत को देखने लगे। शाश्वत आगे बोला, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि आप शादी से पहले ही परेशान हो जाते और इसी बारे में सोचते रहते, पर अब सब अच्छे से हो गया है, अब आप मना नहीं कर सकते। देखिए उस घर में रहने से आप हमारे पास भी होंगे और बेटी के घर पर ना रहने वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। ज्योति के पापा बोले, पर बेटा आपके घर के बगल वाले घर में हम कैसे रह सकते हैं। शाश्वत बोला, जैसे आप अपने गांव वाले घर में रहते, और अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला हूँ। चलिए जल्दी से सबको विदा करते हैं, अभी मुझे अपनी बहन का गृह प्रवेश भी अच्छे से करवाना है, वरना वो मेरा सिर खा जाएगी। बड़े भैया ऐसा नहीं हुआ,
बड़े भैया वैसा नहीं हुआ, आपको पता है महारानी जी ने लंबी सी लिस्ट पकड़ाई है मुझे। बड़े भैया मेरे गृह प्रवेश के समय बलून उड़ने चाहिए, ऊपर से फूल गिरने चाहिए और सॉन्ग तो आप सुनोगे तो हंसी नहीं रुकेगी। शाश्वत ज्योति के पापा को ज्योति की डिमांड बताते हुए अंदर आया और सबको विदा करके ज्योति के पेरेंट्स को लेकर आया और फिर सारी गाड़ियां घर की तरफ निकल गई। जल्दी सभी घर पहुंच गए। जैसा ज्योति चाहती थी वैसे ही सब धूमधाम से उसका गृह प्रवेश हुआ। शाश्वत ने ज्योति के पेरेंट्स को उनके नए घर में छोड़ा और वो भी गृह प्रवेश में शामिल हो गया। फिर गृह प्रवेश के बाद सारी रस्में हुई। सभी रिश्तेदारों को जल्दी निकलना था, इसलिए आज शाम ही भूमि जी ने मुंह दिखाई की रस्म रख ली। शाम को मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। वैशाली सभी से खाना पूछ रही थी कि परिवार की कुछ औरतों ने वैशाली को रोक लिया और उसमें से एक लेडी जो दूर की बुआ लगती थी वो बोली, और बड़ी बहू रानी कब खुशखबरी दे रही हो। वैशाली शांत पड़ गई। वो जानती थी वो किस खुशखबरी की बात कर रही है, पर वो अभी 3 साल और बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वैशाली के पास जवाब था देने को, पर सब उससे बड़े थे। ऊपर से शादी का घर, उसका जरा सा कुछ बोलना कहीं बेकार में घर में लड़ाई ना करवा दे। वैसे भी शादी ब्याह के मौके पर रिश्तेदार इसी फिराक में बैठे रहते हैं, कोई मौका मिले तो रंग में भंग डाले। इसलिए वैशाली ने शांत रहना अच्छा समझा। वैसे भी ज़रूरी नहीं होता आप हर जगह जवाब दो। वैशाली शांत थी तो दूसरी लेडी जो मामी लगती थी वो बोली, बेटा जी जल्दी कर लो, अब तो मेरे ख्याल से शादी के 3 साल होने पर आ गई। देवरानी भी घर आ गई, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना टाइम लेना था नई शादी पर ले लिया। अब भूमि जी को पोते के दर्शन करवा दो। वैशाली बस अपना सिर हिला के रह गई कि बुआ जी फिर बोली, बेटा जी सिर हिलाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी करो। वैसे भी मैंने सुना है 29 साल की थी तब तुम्हारी शादी हुई थी, अब तो 32 साल की हो गई होगी। लड़की की ज़्यादा उम्र हो जाए तो फिर बच्चा होने में दिक्कत होती है। हार्मोन चेंज होने के बारे में पता ही होगा, पढ़ी लिखी हो, इतना तो जानती होगी। ये बात वैशाली की दिल पर धड़ाक से लगी। बुआ जी आगे बोली, बेटा जी कहीं एज की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है जो अभी तक बच्चा नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो बताना। मेरी बहू को अभी 3रा बच्चा हुआ है, वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, बोलो तो नंबर देती हूँ उसका, एक बार दिखा के देख लो। वैशाली की आंखें कुछ नम हो गई। वो अच्छे से समझ रही थी बुआ जी घुमा के उसको ताना मार रही थी, लेकिन वैशाली बस शादी का घर है सोच के चुप थी। लेकिन उसकी बातें वैशाली को चुभ रही थी। कोई नहीं जानता था वैशाली IPS की ट्रेनिंग कर रही है, किसी को बताया नहीं गया था। शाश्वत का जब बुरा समय आया तो सबने मदद को मना किया। उसके बाद भूमि जी ने सबसे बात करना बंद कर दिया था, इसलिए कोई कुछ नहीं जानता था। वैशाली अभी वहाँ से कुछ बहाना बना के निकलने का सोच रही थी, लेकिन तभी वहाँ ज्योति आई और बोली, अरे दूर वाली बुआ जी, आपकी बहू जब 35 की उम्र में 3रा बच्चा पैदा कर रही है तो मेरी जेठानी जी तो 2-3 साल बाद 35 की उम्र में पहला बच्चा तो कर ही लेगी। क्यों जेठानी जी, अभी इतनी भी क्या जल्दी है बच्चे की? मैं हूं ना शैतानियाँ करने के लिए। सभी ज्योति को मुंह बना के देखने लगे कि वो दूर वाली बुआ जी मुंह बना के चिढ़ के बोली, समय से शादी और बच्चे हो जाए तभी अच्छा है, वरना क्या बुढ़ापे में बच्चे पालोगे? फिर बच्चे की शादी करते समय माँ कम दादी ज़्यादा लगोगी। ज्योति फिर तपाक से जवाब देते हुए बोली, जब आपकी बहू 3रे बच्चे की शादी करेगी तो मेरी जेठानी जितनी बूढ़ी होगी। दूर वाली बुआ जी समझ चुकी थी ज्योति से बातों में वो जीत नहीं सकती, इसलिए उसने अपने बगल में खड़ी लेडी से बोली, आजकल की लड़कियों को कुछ समझाना ही काल है। कल जब बच्चे के लिए रोएगी, बड़े बड़े इलाज करवाएगी, तब अच्छे से समझ आएगी मेरी बात। हमें क्या, चलिए जल्दी खाना खा लेते हैं, अभी निकलना भी है। उस लेडी ने हमें सिर हिलाया और बुआ जी के साथ चल दी। बुआ जी भी मुंह बना के चिड़ में आगे बढ़ते हुए उस लेडी से फिर बोली, बड़ी से तो ज़्यादा छोटी तेज है, देखो कैसे अपनी मुंह दिखाई के दिन घूम रही है, और बड़ों से तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। पता नहीं भूमि जी ने क्या सोच के छोटी बहू को पसंद किया। ज्योति ने उनकी बातें सुन ली, वो भी कम थोड़ी थी। तपाक से तेज़ आवाज़ में बोली, आप जैसे लोगों को जवाब देने के लिए जो अपना गंदा शीशा देखने से पहले दूसरों का शीशा गंदा बताते हैं। ज्योति आगे बोलती, उससे पहले वैशाली ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसको खींचते हुए दूसरी साइड ले गई। बुआ जी ने पलट के ज्योति को देखा और ताव में गुस्सा होकर बिना किसी से मिले बिना खाए पिए वहाँ से चली गई। पूरी पार्टी में अब ये खबर फैल गई थी
छोटी बहू बहुत तेज़ है, पर ना ज्योति को फर्क पड़ता था और ना ही बाकी किसी को। बाकी बचे रिश्तेदार वो तो आते जाते बने रहते हैं और आज नहीं तो कल किसी न किसी बात पर उनका मुंह भी फूलना होता है और बातें भी बनानी होती है, तो इतना लोड क्यों लेना। वैशाली ज्योति को साइड में खींच के लाई और गुस्सा करते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो, बुआ जी को ऐसे जवाब क्यों दिया। अब वो गुस्सा होकर चली गई। ज्योति बोली, तो चली जाए, यहाँ क्या नैन बसेरा खुला है जो फोकट में रहेगी। वैशाली अपना सिर पीटते हुए बोली, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ज्योति मुस्कुरा के बोली, थैंक यू, बहुत दिनों बाद ये अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट सुना है। वैशाली ने अपना सिर नामी हिलाया और बोली, कॉम्प्लीमेंट की नानी, तुमको इस समय स्टेज पर होना चाहिए ना, आज मुंह दिखाई है, आज तो कुछ देर एक जगह बैठ जाओ। ज्योति अपनी आंखें छोटी करके बोली, मैडम मैं इतनी देर से सबको इज्जत देते हुए चुपचाप बैठी थी और अब मेरी मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो गई है। मम्मी जी ने मुझे रूम में जाने को बोला था तो मैं तुमको लेने आई थी कि तुम इन सब का चक्कर छोड़ के अपनी पैकिंग कर लो चल के। वैशाली अपनी आईब्रो चढ़ा के बोली, पैकिंग। ज्योति बोली, हाँ देर रात हमको जाना है ना। वैशाली ने पूछा, जाना है, कहाँ जाना है। तुम सीधे सीधे बोलो ना, क्या बातें घुमा रही हो। ज्योति जवाब देते हुए बोली, ओ जेठानी जी, मैं सीधा सीधा ही बोल रही हूँ, हमको अभी पार्टी ख़त्म होने के बाद निकलना है। हम सब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट रस्में हो गई है और तुमने भी सबसे मिल लिया है, तो चल के पैकिंग कर लो। वैशाली थोड़ी हैरानी से बोली, हम सब बाहर जा रहे हैं, दिमाग ठीक है तुम्हारा। ज्योति बोली, मेरा दिमाग एकदम ठीक है और तुमको चलने में क्या दिक्कत है। वैशाली सीरियस टोन में बोली, दिक्कत ये है कि आज शादी हुई है, अभी पार्टी चल रही है और तुम पार्टी के बाद निकलने को बोल रही हो, मतलब किसी बात का कोई तुक होता है कि नहीं। ज्योति बोली, ले इसमें तुक की क्या बात है, शादी हुई है तो अपने हनी के साथ थोड़े दिन के लिए हनीमून पर जाने में क्या सोचना। वैशाली बोली, तो मैडम शादी तुम्हारी हुई है, तुम जाओ हनीमून पर। ज्योति बोली, हाँ तो तुम्हारी शादी को भी कोई 50 साल नहीं हो गए हैं जो तुमको हनीमून पर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और छुट्टी का बहाना तो बना मत, तुम 1.5 हफ्ते की छुट्टी पर आई थी और अभी 1 हफ्ता पूरा बाकी है तुमको वापस जाने में, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। वैशाली गहरी सांस लेते हुए बोली, यार शादी वाले घर को ऐसे छोड़ के चले जाना कैसे पॉसिबल है, कितना काम है अभी समेटने को। तुम्हारी बात अलग है, तुम जाओगी तो, हम दोनों अगर गए तो मम्मी जी भी अकेली पड़ जाएगी। ज्योति बोली, मम्मी जी ने ही बोला है तुम चारों साथ में घूम आओ और ये सारा प्लान बड़े भाई ने पहले ही सेट करके रखा है, तो तुम्हारे पास ना करने का ऑप्शन नहीं है। चुपचाप पैकिंग कर लो वरना ऐसे ही उठा के ले जाएंगे तुमको। वैशाली हैरानी से बोली, क्या इन्होंने ये सब प्लान किया। ज्योति बोली, हाँ अब चलो। वैशाली ने कुछ सोचा और ज्योति से बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। ज्योति चली गई तो वैशाली शाश्वत को पूरी पार्टी में ढूंढने लगी। जल्दी वैशाली को शाश्वत मिला, पर शाश्वत किसी से बात कर रहा था। वैशाली ने शाश्वत को दूर से साइड में आने का इशारा किया तो शाश्वत मुस्कुरा दिया। वो जानता था वैशाली उसको क्या बात करने के लिए साइड में बुला रही है। शाश्वत भी उस इंसान से अभी आता हूँ बोल के साइड में वैशाली के पास आया तो वैशाली उसके ऊपर सीधा भड़क पड़ी। आपने हम चारों का बाहर जाने का प्लान सेट किया, शादी का घर है और हम लोग मम्मी जी को अकेले छोड़ के चले जाएंगे। शिव ज्योति की बात अलग है, उनकी अभी शादी हुई है, हमारा जाना आपने क्या सोच के प्लान किया। शाश्वत वैशाली को हैरानी से देखते हुए बोला, बाप रे, मेरी बीबी इतना गुस्सा करना कब से सीख गई। वैशाली तुरंत शांत पड़ गई, उसने आज पहली बार शाश्वत के सामने गुस्सा किया था। वैशाली को शांत देख के शाश्वत बोला, लगता है अब तो अपराधियों के अच्छे से क्लास लगने वाली है, आईपीएस साहिबा अपने फोरम में आ गई है। वैशाली थोड़ी शर्मिंदगी से अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, सॉरी वो आपने वो। वैशाली अपनी बात पूरी करती उससे पहले शाश्वत बोला, अरे सॉरी किस लिए, अच्छा लगा तुम्हारा यह नया गुस्सा वाला अवतार देख के। वैशाली शाश्वत को देखने लगी तो शाश्वत वैशाली के होठों पर खींच के स्माइल बनाते हुए बोला, स्माइल करके गुस्सा करोगी तो और प्यारी लगोगी। वैशाली एकटक शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत आगे बोला, और मैंने हम सबका एक साथ बाहर जाना इसलिए प्लान किया क्योंकि 2 दिन बाद हमारी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी है। 3 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, है ना। तो उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सोचा कुछ स्पेशल किया जाए। अब सिर्फ ज्योति अलग जाए, हम अलग,
तो ज्योति हमारा सिर खा लेती, इसलिए साथ में प्लान किया। और तुमको लगता है मैं माँ को अकेला छोड़ सकता हूँ? अब ज्योति के पेरेंट्स भी हमारे साथ है तो माँ अकेले कैसे हुई? तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। सारे मेहमान अभी विदा लेकर चले जाएंगे, बाकी सारा काम सर्वेंट और इवेंट मैनेजमेंट वालों का है, वो खुद कर लेंगे। हमको थोड़ी ना ये डेकोरेशन बैठ के हटाना है, इसलिए हम लोग आराम से जा सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ कुछ स्पेशल टाइम बिताना चाहो तो। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत बोला, तुम्हारा मन नहीं है तो हम दोनों नहीं जाएंगे। वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा, फिर उसके पीछे देखते हुए बोली, अरे आप। शाश्वत ने भी तुरंत अपने सिर पीछे घुमा के देखा कि कौन है, तो वैशाली ने तुरंत उसके गाल पर किस कर लिया और बोली, मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। बोल के हवा के जैसे वैशाली अपना लहंगा उठा के भाग गई। शाश्वत हैरानी से अपना मुंह खोले वैशाली को देखता रह गया। वैशाली ने सबके सामने उसे किस कर लिया। हाँ, वो सबसे कॉर्नर में थे, कोई नहीं उन्हें देख रहा था, पर कुछ दूर पर लोग खड़े थे। वैशाली जो अकेले में ही ऐसी हरकत करने से पहले शर्म से ही गड्ढा खोद के उसमें समा जाए, आज वो बेशर्म होकर अपने दिल की करके चली गई। कितनी बदल गई है वैशाली। पर शाश्वत को अच्छा लगा, उसके फेस पर मुस्कान आ गई। सबके जाने के बाद वो चारों भी घर से निकलने के लिए रेडी हो गई। ज्योति के पेरेंट्स भी वहीं आ गए थे। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी तो शिव और ज्योति बाहर घूमने जा सकते थे। जल्दी बाकी का काम निपटा के चारों कश्मीर के लिए निकल गए। वो नेक्स्ट डे रात को ही कश्मीर पहुंच गए। चारों थके थे तो एयरपोर्ट और फ्लाइट में ही सोते हुए समय बिता दिया था। शाश्वत ने पहले ही कश्मीर में रूम्स बुक कर रखे थे। दोनों कपल अपने अपने रूम में पहुंच गए। वैशाली तो जाते ही बेड पर फैल गई थी, उसको इतना सोने के बाद भी नींद आ रही थी। वही शिव और ज्योति अपने रूम में आए तो डोर के पास ही दोनों के कदम रुक गए। उनके रूम में प्यारा सा डेकोरेशन था। पूरा रूम लाल गुलाब से बहुत ही सुंदर तरह से सजाया हुआ था। एक प्यारी सी स्मेल पूरे रूम में फैली हुई थी। ज्योति ने तुरंत शिव की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो ये तुमने करवाया। शिव ने भी उसकी नज़रें पड़ते हुए अपने कंधे उचका दिए। वो तो सोने में माहिर था, उसका इतना दिमाग नहीं बचा था कि वो ये सब प्लान करता। पहले शादी फिर इतना सफ़र, उसके दिमाग में ये सब आया ही नहीं। ज्योति बोली, अगर तुमने नहीं करवाया तो किसने करवाया? कहीं हम गलत रूम में तो नहीं आ गए? शिव ने भी सहमति जता दी और बोला, पर मैनेजर ने खुद इस रूम की दी है। फिर भी रुको, मैं कॉल करके कंफर्म करता हूँ। शिव रूम में अंदर आया तो बेड के पास साइड टेबल पर लैंडलाइन फ़ोन रखा था। शिव ने रिसेप्शन पर कॉल किया और मैनेजर से पूछा, उसने क्या उसे गलत रूम की चाबी दे दी है? रूम में डेकोरेशन है। तो मैनेजर ने उसे बताया, नहीं, गलत रूम की नहीं दी है, शाश्वत ने डेकोरेशन को बोला था। शिव ने ओके बोल के कॉल रखा। फिर ज्योति को मैनेजर की बात बताई तो ज्योति बोली, ओ तेरी, कहीं ऐसा तो नहीं बड़े भैया ने वैशाली के लिए सरप्राइज रखा हो और हमने उसमें कुंडली मार दी? शिव भी सोचते हुए अपना सिर गोल गोल घुमाने लगा। ज्योति फिर बोली, रुको, मैं वैशाली को कॉल करती हूँ। दोनों के रूम अलग अलग फ्लोर पर थे। शिव का रूम 8th फ्लोर पर था और शाश्वत का 5th फ्लोर पर था। ज्योति ने फ़ोन निकालने के लिए अपने हैंड बैग में हाथ डाला तो उसमें फ़ोन के साथ साथ उसके हाथ एक पेपर का टुकड़ा भी लगा। ज्योति ने पेपर का टुकड़ा निकाल के देखा तो उसमें कुछ लिखा था। ज्योति ने वो पेपर पढ़ना शुरू किया। नए जीवन की नई शुरुआत मुबारक हो। उम्मीद है सरप्राइज अच्छा लगा होगा। आज की रात दोनों बस लड़ाई मत करना। साथ में हंसने वाला इमोजी बना दिया। ज्योति मुस्कुरा दी। वो जानती थी ये वैशाली का लिखा नोट है। वैशाली की ये आदत थी नोट लिखने की और ये उसी की हैंड राइटिंग थी। मतलब वैशाली ने उसके लिए ये सब प्लान किया। सोचते हुए ज्योति मुस्कुरा दी तो शिव उसे देख के बोला, क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या लिखा इस पेपर पर और किसने लिखा ये नोट? शिव ने एक साथ कई सवाल दाग दिए थे। ज्योति ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और शिव से बोली, दोस्त का नोट है और उसने मुझे ये सरप्राइज़ दिया है। तुमको तो सोने से फुर्सत नहीं है। मैंने पहले सोचा भी कैसे ये सब तुमने करवाया होगा। बेकार इंसान, कुछ नहीं करते मेरे लिए। शिव ज्योति को आईब्रो सिकोड़ के देखने लगा। अचानक से ज्योति को क्या हुआ? वो ऐसे भड़क क्यों रही है? ज्योति मुंह फुला के अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई थी। शिव अपना सिर खुजला रहा था। ज्योति अभी तक तो ठीक थी, अचानक से उसका मुंह गुब्बारे जैसा क्यों फूल गया? यार, इसे अच्छा तो शांत रहती थी, तभी अच्छी थी। फिर से बोलना शुरू किया है तो बात बात में मुंह फुला लेती है।
पर शिव को अभी भी नींद आ रही थी, तो वो फिर बेड से फुल साइड करके लेट गया। ज्योति चेंज करके आई तो शिव को पेट के बल टेढ़ा मेढ़ा बेड पर लेटा देख उसको और गुस्सा आया। उसने टॉवल साइड फेंकी और सीधा पानी से भरा जग उठाया और शिव के ऊपर पलट दिया। शिव झटपटा के चीखते हुए उठ के खड़ा हुआ तो ज्योति गुस्से में उसे घूर रही थी, जैसे पानी फेंक के उसका गुस्सा शांत ना हुआ हो। वो खाली जग भी शिव को मारना चाहती हो। शिव ज्योति पर गुस्सा करना चाहता था, लेकिन ज्योति के हाथ में जग देख के वो थोड़ा डर गया और बोला, तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? और पानी पीने के लिए होता है, फेंकने के लिए नहीं। इतना भी नहीं पता तुम्हें कितने लोग पानी पीने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और तुमने 2 लोगों की सुबह से शाम तक की प्यास बुझ जाए इतना पानी वेस्ट कर दिया। ज्योति वैसे ही गुस्से में थी। शिव का गलत समय पर ज्ञान सुन के उसका माथा और गर्म हो गया। उसने शिव को जग फेंक के मारा, पर शिव फुर्ती से साइड हो गया और बोला, पागल औरत, जान से मारोगी क्या? शादी से दूसरे ही दिन विधवा होने का इरादा है क्या? अब तो ज्योति को और गुस्सा आ गया। यह क्या बकवास थी? उसने गुस्से में शिव को पकड़ा और काउच के पास लाके धक्का देते हुए बोली, आज यहीं सो और दोबारा बकवास मत करना। ज्योति इतना बोल के पैर पटकते हुए बेड के पास आई और कॉर्नर पर ब्लैंकेट तान के लेट गई। शिव बस उसे देखता रह गया कि तुरंत ही ज्योति की सिसकियों की आवाज़ आई। विधवा वाली बात ज्योति को बहुत बुरी लगी थी। उससे उसको अब रोना आ गया था। शिव समझ नहीं पाया ज्योति रो क्यों रही है। एक तो गुस्सा भी खुद ही कर रही है और रो भी खुद ही रही है। लड़कियों के इतने ड्रामे क्यों है भाई? पर पूछना तो पड़ेगा। लगता है आज रात उसके नसीब में चैन से सोना नहीं है। बाकी की रात ज्योति को मनाते निकलने वाली है। शिव जानता था ज्योति के पास जाना मतलब उसकी दोबारा से पिटाई हो सकती है। फिर भी औंखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, सोचते हुए शिव ज्योति के पास आया और गहरी सांस लेके उसके मुंह से ब्लैंकेट हटाया और बोला, तुम रो रही हो? ज्योति ने घूर के शिव को देखा और उसका हाथ ब्लैंकेट से हटा के झटकते हुए बोली, नहीं नाच रही हूँ और तुम यहाँ से चले जाओगे वरना तुमको मार मार के भूत बना दूंगी। शिव ने ज्योति को खिसकाया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, ठीक है बना लेना भूत। अब चुड़ैल से शादी की है तो मुझे भी उसकी कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा। ज्योति गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं चुड़ैल हूँ? शिव बोला, हाँ मुझे पहले से पता है। मुझे फिर से मत बताओ तुम चुड़ैल हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो ये नहीं पता तो ये बताओ। ज्योति दांत पीसते हुए बोली, जब मैं चुड़ैल हूँ तो दूर रहो मुझसे, समझे? शिव बोला, ठीक है, और रो क्यों रही हो ये तो बता दो। ज्योति चिल्लाते हुए बोली, तुमसे मतलब? तुम सो जाके बस। शिव बोला, सो तो जाता पर तुमने आधा बेड तो गीला कर दिया, अब क्या ज़मीन पर सोऊं? ज्योति बोली, हाँ इसलिए बेड गीला किया है। शिव बोला, यार कैसी निर्दयी बीवी हो, इतनी ठंड में मुझे ज़मीन पर सोने को बोल रही हो, ऊपर से मुझे भी गीला कर दिया। अभी जुकाम हो जाएगा तो फिर सारी ट्रिप खराब। बोलते हुए शिव को छींक आने भी लगी थी। ज्योति गुस्से में बोली, तुम तो वैसे भी सोने आए हो ना, तो आराम से सोना और जाओ यहाँ से। शिव बोला, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ज्योति बोली, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। शिव बोला, पर तुमको गुस्सा क्यों आ रहा है? ज्योति शिव को घूर के देखते हुए बोली, देखो दिमाग और मत खाओ, चले जाओ यहाँ से। बोल के ज्योति ने फिर ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह छुपा लिया। शिव ने अपना माथा पीट लिया, लेकिन अभी उसको ठंड लग रही थी तो उसने पहले चेंज करने का सोचा, फिर ज्योति को मनाएगा। पर जब तक शिव चेंज करके आया, सफ़र की थकान की वजह से ज्योति सो चुकी थी। शिव ने मुंह बना लिया और ज्योति को देखते हुए बोला, अब खुद फैल के सो रही है, तब कुछ नहीं, मेरा सोना ही बुरा लगता है इसे। नेक्स्ट डे वैशाली तो ऐसे सो रही थी जैसे सदियों की नींद पूरी कर रही हो। शाश्वत रेडी भी हो चुका था, लेकिन वैशाली अभी तक सो रही थी तो शाश्वत के पास अब उसको उठाने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उनको बाहर घूमने भी जाना था। ज्योति का भी कॉल आ चुका था, हम रेडी है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप दोनों भी जल्दी आ जाओ। शाश्वत ने टाइम देखा और वैशाली के पास उसको आके उठाने लगा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वैशाली ने अपनी ज़रा सी आंखें खोली और बोली, क्या हुआ आपको, क्यों नींद खराब कर रहे हैं? शाश्वत ने वैशाली को उठा के बैठा दिया और बोला, मैडम टाइम भी देख लो, बाहर नहीं चलना है क्या? वैशाली ने टाइम देखा पर उसको कहीं बाहर जाने का मन नहीं था, इसलिए शाश्वत के कंधे पर सिर रख के फिर सो गई और नींद भरी आवाज़ में बोली, आज बाहर जाना ज़रूरी है क्या? आज पूरा दिन रेस्ट नहीं कर सकते? शाश्वत मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारा मन नहीं है क्या? वैशाली फिर नींद में बोली,
नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोई हूँ, शाश्वत बोला। अभी सोई हूँ मतलब? तुम तो आते ही रात में सो गई थी। वैशाली बोली। हम 1 बजे आए थे, फिर 4 बजे मेरी पूजा का समय था, तो मुझे 2:30 बजे उठना पड़ा। सारा सामान ओपन किया, पूजा का सामान निकाला, जगह क्लीन की, फिर पूजा की। सब करते करते 6 बज गए, तो पूजा करके फिर 6 बजे सो गई। और अभी 8 बजे हैं, 2 घंटे में क्या होता है, थोड़ी देर और सो लेने दो। शाश्वत बोला। तुम अपनी पूजा कुछ दिन छोड़ नहीं सकती? हम ट्रिप पर आए हैं, यहाँ पूजा करने की क्या ज़रूरत है? वैशाली बोली। तो क्या हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से भगवान की पूजा करें? शाश्वत बोला। मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन बाहर आए हैं तो कुछ दिन छोड़ सकते हैं। वैशाली बोली। भगवान जी ने भी कहीं ऐसा सोचा कि मैं कुछ दिन छुट्टी पर चला जाता हूँ और फिर किसी भगत की नहीं सुनूंगा तो हम सब संकट में आ जाएंगे। जब भगवान दिन रात कभी हमें नहीं छोड़ते तो हम क्यों छोड़ दें? शाश्वत बोला। तुमसे नहीं जीत सकता। एक काम करो, ब्रेकफास्ट कर लो चल के, शिव ज्योति वही है, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर तुम रूम में आ जाना और उनको बाहर भेज देंगे। वैशाली ने ओके बोल दिया। रूम में ब्रेकफास्ट मंगवाना अच्छा नहीं लगता। वैशाली और शाश्वत दोनों रेस्टोरेंट में आ गई तो शिव और ज्योति एक साथ बैठे थे। ज्योति का मुंह फुला था और शिव बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। शाश्वत और वैशाली दोनों उसके सामने वाली चेयर पर आके बैठ गई तो शिव वैशाली से बोला। यार टीचर, पूछो अपनी दोस्त से क्यों गुस्सा है? रात में मुंह फुला के बैठी है, कब से पूछ रहा हूँ, कुछ बता भी नहीं रही है। वैशाली ने अपना सिर पीट लिया और बोली। तुम दोनों ने फिर लड़ाई कर ली? शिव बोला। टीचर, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप मुंह फुला के घूम रही है। अब तो मैं भी बात नहीं करूँगा। ज्योति बोली। ठीक है, मत करो, मरी नहीं जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। शिव वैशाली से बोला। देखो टीचर। वैशाली मुस्कुरा दी। शाश्वत दोनों को देख के मुस्कुरा के बोला। आराम से घर जाके लड़ लेना, अभी इंजॉय कर लो, मैंने कुछ जगह देखी है, तुम दोनों वहाँ चले जाओ। ज्योति बोली। हम चले जाए मतलब? आप दोनों नहीं चल रहे हो क्या? शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली ने मुंह बना लिया। शाश्वत समझ गया वैशाली नहीं चाहती शाश्वत ये बोले कि वैशाली को आराम करना है, इसलिए शाश्वत बात अपने ऊपर डालते हुए बोला। नहीं, हम तुम दोनों को शाम को ज्वाइन करते हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करना चाहता हूँ। शिव बोला। क्या हुआ भाई? शाश्वत बोला। कुछ नहीं हुआ, बस पहले इतना काम, फिर ट्रैवल, तो थोड़ी थकावट फील हो रही है। ज्योति को लगा शायद शाश्वत और वैशाली थोड़ा अकेले समय बिताना चाहते हैं, इसलिए उसने फोर्स नहीं किया और शिव को भी इशारे से शांत रहने को बोला। शिव और ज्योति का ब्रेकफास्ट हो चुका था तो ज्योति बोली। ठीक है, फिर हम लोग घूम के आते हैं। बोल के ज्योति फिर शिव को घूरते हुए बोली। अगर मेरे साथ चलना है तो 2 मिनट में बाहर आ जाना, वरना अकेले चली जाऊंगी। बोल के ज्योति बड़े कदमों से वहाँ से चली गई। शिव की आंखें बड़ी हो गई और वो शाश्वत से बोला। ये हर बात पर धमकी क्यों देती है? शाश्वत मुस्कुरा के बोला। जाओ पूछ लो। शिव ने गंदा सा मुंह बनाया और ज्योति के पीछे भागते हुए चला गया। दोनों के जाते ही वैशाली ने अपना सिर शाश्वत के कंधे पर रख लिया और उसके हाथ में अपना हाथ डालते हुए बोली। थैंक यू, सच में मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मैं बोलती तो ज्योति जिद पकड़ लेती और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाती। शाश्वत बोला। कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो। बताओ ब्रेकफास्ट यहीं करोगी कि रूम में चल के? वैशाली बोली। अब आ ही गए हैं तो यही कर लेते हैं। शाश्वत ने ओके बोला और ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देने लगा। वैशाली चुपचाप सी बैठी थी कि उसके कानों में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ें पड़ी। उसने अपना सिर घुमा के देखा, 2 बच्चियां खेल रही थी। वैशाली उनको देख के मुस्कुरा दी। उसके दिमाग में फिर बुआ जी के बच्चे वाली बात घूम गई। उसने अपने करियर के लिए अभी बच्चा ना करने का फैसला तो ले लिया, पर उसने इस बारे में शाश्वत से ना बात की, ना उसकी राय जानी। और अगर सच में बाद में उसे बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आई तो एज एक बड़ा फैक्टर है, ऊपर से आजकल का खान पान, हेल्थ इशू, और आगे चल के अगर सच में उसे बच्चा नहीं हुआ तो क्या शाश्वत का प्यार उसके प्रति कम हो जाएगा? वैशाली के दिमाग में अब बच्चे को लेकर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जिससे उसके फेस पर उदासी और टेंशन आ गई थी। वैशाली के दिमाग में अब बच्चे वाली बात चल रही थी। उसने बेमन से नाश्ता किया और शाश्वत के साथ रूम में आ गई। शाश्वत वैशाली से बोला। तुम सो जाओ, उसको तो अभी नींद आएगी नहीं, तब तक वो काम कर लेता है। शाश्वत ने अपना लैपटॉप निकाला और मेल चेक करने लगा।
वैशाली भी चुपचाप सी लेट गई, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। कुछ देर के बाद शाश्वत की नज़र वैशाली पर गई तो वैशाली एकटक सामने शीशे में देख रही थी। शाश्वत को अजीब सा डर सता गया, दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत लैपटॉप साइड रखा और वैशाली का हाथ पकड़ के उसे उठाया और गले से लगा लिया। वैशाली एकदम से चौंक गई। शाश्वत की पकड़ कुछ तेज थी। वैशाली को दर्द हो रहा था। उसने शाश्वत को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ आपको, छोड़िए, मुझे लग रहा है। शाश्वत ने तुरंत वैशाली को छोड़ दिया और परेशान नज़रों से उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो। वैशाली शाश्वत की नज़रों में परेशानी पड़ सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया शाश्वत ऐसे क्यों परेशान है, इसलिए वो बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ। शाश्वत चिंता भरी आवाज़ में बोला, तुम शीशे में क्या देख रही थी। वैशाली ने अपनी आईब्रो सिकुड़ ली और बोली, मैं शीशे में देख रही थी। शाश्वत बोला, हाँ तुम उसमें बड़े ध्यान से बहुत देर से एक ही जगह देख रही थी। वैशाली अपनी सोच में इतनी डूबी थी कि उसे ध्यान ही नहीं था वो कहाँ देख रही थी। वैशाली शाश्वत से बोली, वो मैं कुछ सोच रही थी तो शायद नज़रें वहाँ हो। शाश्वत अब थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, ऐसे कौन सोचता है, और ऐसा भी क्या सोच रही थी कि होश ही नहीं है तुम्हें। आंखें बंद करके भी सोच सकती हो, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भी बोल सकती हो। इतना भी ना बदलो कि मुझसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में इतना सोचना पड़े कि सुध खो दो अपनी। वैशाली एकटक शाश्वत को देख रही थी। उसे पहले समझ नहीं आया शाश्वत ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, लेकिन फिर उसके कानों में शाश्वत की आवाज़ पड़ी, शीशे में क्या देखना रहता है तुमको। इस बात से वैशाली को अपना बीता हुआ वो समय याद आया जब वो एकदम से टूट चुकी थी और डिप्रेशन की वजह से अपना कुछ मानसिक संतुलन खो दिया था। उस समय वो शीशे में ही अजीब अजीब चीज़ें देख के इमेजिन किया करती थी। शायद शाश्वत वही सब याद करके घबरा गया है। वैशाली को शाश्वत के लिए बहुत बुरा फील हुआ। शाश्वत इतने साल बाद भी उस घटना को लेकर अंदर से कितना डरा हुआ है। शाश्वत उससे कितना प्यार करता है और उसने उसको डर से भर दिया। शाश्वत गुस्सा कर रहा था, पर वैशाली उसके गुस्से की वजह समझ के उसके गले से लग गई। शाश्वत एकदम शांत पड़ गया। वैशाली शाश्वत को शांत देख के बोली, अब गुस्सा कौन कर रहा है। फिर मैं बोलती हूँ कि आप गुस्सा करते हो तो आप बोलते हो, मुझे गुस्से की मशीन घोषित करने में तुली हो। शाश्वत ने गहरी सांस ली, लेकिन वो जानना चाहता था वैशाली आखिर क्या सोच रही थी। इसलिए वैशाली को अपने आप से दूर करते हुए बोला, टॉपिक चेंज करने की सोचना भी मत, शांति से बोलो क्या सोच रही थी। वैशाली अपनी नज़रें शाश्वत से चुराने लगी और बोली, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही, मुझे यहीं से वापस जाना पड़ेगा। आपके साथ कितने कम दिन मिले रहने को, वही सोच रही थी। शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम मुझे घुमाओ मत, सीधा सीधा बोलो बात क्या है। शाश्वत के फेस पर गुस्सा और चिंता दोनों देख के वैशाली समझ गई थी जब तक वो सच नहीं बोलेगी शाश्वत चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए वैशाली थोड़े सीरियस होकर नज़रें नीचे करके बोली, वो मैं हमारे बच्चे के बारे में सोच रही थी। आपको बच्चे। वैशाली अपनी बात पूरी करती उससे पहले शाश्वत वैशाली की बात काटते हुए बोला, बुआ जी की बातें ज़्यादा दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, समझी। वैशाली ने तुरंत नज़रें उठा के शाश्वत को हैरानी से देखा। शाश्वत को बुआ जी वाली बात कैसे पता, और वो उसी के बारे में सोच के बच्चे वाली बात सोच रही है, यह बात भी शाश्वत को कैसे पता। वो बात ऐसी थी कि मुंह दिखाई वाली शाम, जब बुआ जी वैशाली को ज्ञान की गोली दे रही थी। शाश्वत वही थोड़ी दूरी पर खड़ा सर्वेंट को कुछ बता रहा था और उसने बुआ जी की बातें सुन ली थी, लेकिन वो आगे आके कुछ बोलता तो बात बहुत बिगड़ जाती। इसलिए उसने ज्योति को कॉल किया और वहाँ से वैशाली को बहाने से ले जाने को कहा। लेकिन ज्योति वैशाली को ले जाने के साथ साथ बुआ जी को ऐसे तगड़े जवाब देगी, इसकी उम्मीद शाश्वत को भी नहीं थी। पर वो खुश था कि जैसे परिवार की उसने कल्पना की थी, सब एक दूसरे के लिए ढाल बन के खड़े हो, उसको ठीक वैसा ही परिवार मिला है। वैशाली शाश्वत को देखते हुए सोच रही थी कि शाश्वत बोला, पहले अपने करियर पर ध्यान दो, खुद अभी पूरी तरह बड़ी नहीं हो पा रही हो, बच्चे चाहिए तुमको। पहले तो बात बात पर रोना बंद करो, गुस्सा करना सीख लिया, लड़ना भी सीख लिया, अब आंसुओं पर कैसे रोक लगानी है वो भी सीख लो। और जैसा बुआ जी ने कहा, एज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब प्रॉब्लम होगी तब देख लेंगे, भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत खराब करो। वैशाली उदास मन से शाश्वत को देखते हुए बोली, अगर कल को मुझे बच्चा नहीं हुआ तो।
शाश्वत वैशाली को घूर के देखने लगा और बोला, तब मैं तुमको तुम्हारे पुलिस स्टेशन छोड़ आऊँगा, तुम वहीं रहना। वैशाली की आंखें तुरंत भर आई। शाश्वत ने वैशाली के सिर पर हल्के से मारा और बोला, फिर रोने लगी तुम? यार परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारे इन आंसुओं से, और तुमको क्या लगता है मेरा प्यार कम हो जाएगा? वैशाली ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शाश्वत ने उसको हैरानी से देखा, फिर अपना सिर झटकते हुए बोला, तुमसे यही उम्मीद लगा सकता हूँ कि तुम ऐसा ही कुछ सोच सकती हो। वैशाली बोली, हर इंसान के जीवन में बच्चे बहुत ज़रूरी होते हैं, जब वो ही नहीं होंगे तो। वैशाली बोलते हुए चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। शाश्वत ने इस बार प्यार से वैशाली को समझाते हुए उसके आंसू पोंछ के कहा, बच्चे ज़रूरी होते हैं, मानता हूँ, लेकिन ये उसका मतलब नहीं है कि दो इंसान के बीच प्यार कम हो जाए। और तुम अभी बेकार में इतना क्यों सोच रही हो? अभी तुम्हारे लिए बच्चे के बारे में सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। वैशाली बोली, पर आपको तो अभी बच्चे चाहिए हो सकते हैं। शाश्वत अपने फोरहेड पर हाथ रखे रफ करते हुए बोला, किसी ने सच्ची कहा है, इंसान खुद को कितना भी बदल ले पर अपनी नींव नहीं बदल सकता। वही हाल तुम्हारा है, तुम्हारी सोच आगे बढ़ ही नहीं रही है। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो। मुझे अभी बच्चे क्यों चाहिए होंगे? तुम्हारी अभी 1.5 साल की ट्रेनिंग और बाकी है, उसके बाद तुम्हारी पोस्टिंग होगी। अभी कितना कुछ है जो तुमको करना है, उसमें बच्चे के बारे में सोचना मतलब तुमने जो इतनी मेहनत की, मैं जो अपना मन मार के तुमसे दूर हूँ, सबकी मेहनत पर पानी फेरना। बच्चे 2-4 साल बाद भी हो सकते हैं, पर ये समय लौट के दोबारा नहीं आ सकता। वैशाली बोली, अगर 2-4 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए तो? शाश्वत बोला, तुम ये कैसे डिसाइड कर सकती हो? वैशाली नज़रें नीची करके बोली, एज बहुत मैटर करती है। शाश्वत बोला, कुछ मैटर नहीं करता है, ये सब एक सोच है। मैं इतना जानता हूँ, अगर हमारी किस्मत में माता पिता का सुख लिखा है तो 10 साल बाद भी बच्चा हो जाएगा, और भगवान ने हमारी किस्मत में किसी दूसरे नन्हे फूल की सेवा लिखी है तो हमें वो नन्हा फूल मिलेगा। वैशाली समझ रही थी शाश्वत बच्चा गोद लेने की बात बोल रहा है, लेकिन वैशाली के मन को संतोष नहीं था, इसलिए वो बोली, लेकिन अपना जना अपना बच्चा, अपना खून अपना ही होता है। शाश्वत गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, सबके खून का रंग लाल होता है, और मुख्य रूप से सबका ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये 4 ही होते हैं, और इसमें इतने करोड़ों लोग पॉजिटिव नेगेटिव खेलते रहते हैं। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, हम ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा ले लेंगे, बन जाएगा वो हमारा खून। वैशाली भरे गले से बोली, पर अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। शाश्वत वैशाली की बात काटते हुए बोला, वंश आगे नहीं बढ़ता, संस्कार आगे बढ़ते हैं, और वो कोई भी बढ़ा सकता है। उसके लिए खुद का बच्चा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हमारे संस्कार बोलते हैं, कोई ये नहीं कहता इसका खून कितना अच्छा है, ये किसका बच्चा है। सब ये बोलते हैं कि कितने अच्छे संस्कार है बच्चे के, माता पिता कौन है इसके। वैशाली की आंखों से आंसू बह निकले तो शाश्वत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, यार तुम 4-5 साल बाद होने वाला है, उसके बारे में अभी से क्यों सोच रही हो? अगर सब कुछ सेटल होने के बाद हमारा बच्चा हुआ तो ठीक, वरना हम किसी प्यारे से फूल को अपनी ज़िंदगी में लाने में देर नहीं करेंगे। क्या पता भगवान ने हमारे लिए सेवा लिखी हो। अपने बच्चे के लिए तो सब करते हैं, पर किसी दूसरे फूल जिसकी कोई नींव नहीं, उसकी सेवा करना किस्मत वालों के हाथों में होता है। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली। शाश्वत के प्यार, उसकी समझदारी के आगे वो एक मंदबुद्धि इंसान थी, और उसे ऐसी मंदबुद्धि बन के रहना पसंद है। जब जीवन साथी इतना समझदार, इतना से पॉजिटिव हो, तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी जरा सा लगता है। उसके लिए वो क्यों अपना दिमाग खर्च करे। वैशाली का मन अब शांत हो चुका था। अब वो खुश थी, लेकिन नींद उसकी उड़ चुकी थी। तो अब उसने शाश्वत के साथ बाहर घूमने का सोचा, और शाश्वत के साथ प्यार से हाथों में हाथ डाले अपने जीवन के कुछ हसीन पलों को याद के रूप में कैद करने निकल गई। वही शिव और ज्योति कश्मीर के लाल चौक को देखने आए थे। ज्योति का अभी तक मुंह फुला था। शिव कोशिश करके थक गया तो वो भी गुस्सा हो गया और बोला, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ, तुम घुमाओ झील। ज्योति भी चिढ़ के बोली, ठीक है यहीं बैठे रहना। बोल के गुस्से में ज्योति चली गई, लेकिन शिव उसके पीछे नहीं आया। तो ज्योति 10 मिनट बाद खुद वापस आई और अपने बैग से शिव को मारने लगी। शिव ने मुंह बना लिया और बोला, पागल औरत, मार क्यों रही हो? सब देख रहे हैं, कुछ तो इज्जत करो मेरी। ज्योति गुस्से में बोली, इज्जत और तुम्हारी,
पहले उस काबिल बनो। शिव ने ज्योति का बैग पकड़ के खींच लिया, लेकिन उसने बस बैग खींचा था, ज्योति तो खुद ही लड़खड़ा के गिर पड़ी। शिव की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से नीचे बैठा और ज्योति को उठाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? लेकिन अब ज्योति को रोना आ गया। सभी उसे गिरा हुआ देख रहे थे। ज्योति को बड़ा बुरा लगा। उसने शिव का हाथ झटक दिया और बोली, तुमको क्या करना है? तुम सो नहीं तो बैठो। बाकी की कसर तो मुझे गिरा के खुश होकर पूरी कर ली तुमने। शिव अब थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, यार अब बस भी करो। मैंने जान के नहीं गिराया, तुम मार रही थी तो मैंने अपने बचाव के लिए बैग खींचा। तुम इतनी हल्की फुल्की हो कि जरा से खींचने से गिर पड़ी तो ये तुम्हारी गलती है। ज्योति खड़े होते हुए बोली, हाँ बस मेरी ही गलती है, तुम सो जाओ। ठीक है बाई। शिव खड़ा हुआ और बोला, क्या बात है यार, कल से एक ही बात बोल रही हो, सो लो। यार कुछ ही देर तो सोया था, उसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? और कुछ किया क्या मैंने? ज्योति शिव को घूरते हुए बोली, अच्छा तो तुमने और कुछ नहीं किया? शिव अपना सिरनामे हिलाने लगा। ज्योति चिढ़ के बोली, तुमने मुझे एक चीज़ भी गिफ्ट में दी। ये घूमने वाला प्लान बड़े भैया ने बनाया। रूम का इतना अच्छा डेकोरेशन वैशाली ने कर दिया। तुम क्या कर रहे थे? बस सो रहे थे। एक चॉकलेट तक लाकर नहीं दी मुझे मुंह दिखाई पर। ऐसा लग रहा है एहसान कर दिया शादी करके। ऊपर से कल रात को मुझे मनाया तक नहीं, ऐसे ही सो गए। शिव मासूमियत से बोला, अरे मैं तो मनाने आया था, तुम ही तो सो गई थी। ज्योति बोली, हाँ तो तुम सो तो कुछ नहीं, मैं सो गई तो दिक्कत। सुबह मुझसे पहले भी तो उठ के कुछ अच्छा सा प्लान करके मुझे मना सकते थे, पर नहीं, तुम्हारी तो नींद ही पूरी नहीं होती है। तुम ना सो ही लो बस। मैं कोई किराए पर बॉयफ्रेंड ले लेती हूँ, उसके साथ घूम लूँगी। कम से कम वो मुझे स्पेशल तो फील करवाएगा। तुम्हारे साथ तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे 2 दिन पहले नहीं, 200 साल पहले हमारी शादी हुई हो और तुम अभी मुझसे उब चुके हो। शिव भोला सा मुँह बनाई ज्योति को देख रहा था। वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आया। वो जानता था वो कुछ बोलता भी तो ज्योति उसे सुनाएगी, नहीं बोला तो भी। इसलिए सोचने में ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना, शांत रह के ही बातें सुन लो। शिव को शांत देख के ज्योति को और गुस्सा आया। उसने शिव को धक्का दिया और पैर पटक के जाते हुए बोली, अब तुम कभी बात मत करना मुझसे। ज्योति वहाँ से चली गई तो शिव अपने बालों में हाथ फेर के बोला, यार क्या मुसीबत है, लड़कियों को कब किस बात पर गुस्सा आ जाए कोई नहीं समझ सकता। अब मेरा सोना गुनाह हो गया है। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए मैडम को। अब क्या सिर पर बैठ के घुमाऊं? उसमें भी ये चुड़ैल मेरे बाल नोच लेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। शिव ज्योति को मनाने के तरीके सोच रहा था कि उसे एक तरीका मिला। ज्योति गुस्सा होकर एक साइड आके बैठ गई थी। उसको शिव से उम्मीद थी शिव थोड़ा तो उसे स्पेशल फील करवाएगा। 2 साल से दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें हो रही थी। फिर अचानक से शिव ने प्रपोज किया। वहाँ तक भी ठीक था, फिर इतनी जल्दी शादी, और शादी के बाद क्या, ऐसी पकाऊ लाइफ। मतलब शिव के पास उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि कुछ देर उसके साथ बैठ के गप्पे ही मार ले। बस सोना सोना और सोना। पूरा सफ़र सोता हुआ आया और रात में भी सो गया। फिर सुबह भी देर से उठा। इतनी नींद कैसे आती है? आप बाहर घूमने आए हो। उसने क्या क्या सोचा था। शिव के साथ बोटिंग करेगी, बंजी जंपिंग करेगी, खूब सारी शॉपिंग, अलग अलग जगह का खाना टेस्ट करना, कितना कुछ करना था उसे। पर शिव ने पूरा मूड खराब कर दिया। ज्योति गुस्से में बैठी सोच रही थी कि एक फूल बेचने वाली बच्ची ज्योति के पास आई और उसके फूल आगे करने लगी तो ज्योति बोली, सॉरी मुझे नहीं लेने। वो लड़की बोली, दीदी बेचने नहीं आई हूँ, वो भैया ने आपको देने को बोले हैं। ज्योति ने उस लड़की के पीछे देखा तो शिव कान पकड़ के खड़ा था। ज्योति ने उस लड़की के हाथ से फूल तो ले लिए, लेकिन शिव को देख के मुंह फेर लिया। शिव ने अपना सिरनामी हिलाया और ज्योति के पास आया और उसके सामने ढेर सारी चॉकलेट कर दी। ज्योति ने नज़रें उठा के शिव को घूर के देखा, फिर मुंह फेर लिया। शिव ज्योति के बगल में बैठ गया और एक चॉकलेट ओपन करके ज्योति के आगे करते हुए बोला, सॉरी ना, चलो अब माफ़ भी कर दो। देखो अब तुम गुस्सा करके टाइम वेस्ट कर रही हो। गुस्सा तो तुम आराम से बाद में भी कर सकती हो। अभी चल के बोटिंग करते हैं। ज्योति ने शिव की तरफ सिर घुमा के देखा, फिर कुछ बोलती, पर शिव ने उसके मुंह में चॉकलेट का टुकड़ा रख दिया और उसके गाल पर किस करके बोला, चलो मेरी गुलाबो, बाद में लाल पीली हो लेना। बोलते हुए शिव ने ज्योति का हाथ पकड़ा और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ झील किनारे, जहाँ सारी बोट लगी थी, वहाँ लाया तो सामने लगी बोट बहुत सुंदर सजी थी। उसमें फूल बिछे थे। ज्योति ने नज़रें घुमाई तो ये अकेली बोट थी जो इतनी सजी थी, बाकी सब नॉर्मल सजी हुई थी।
शिव ने ज्योति का हाथ पकड़ के उसको बोट पर लाया और बोला, कैसा लगा तुमको? ज्योति के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर उसने शिव से छुपा लिया। ज्योति चुपचाप सी बोट के किनारे जाके बैठ गई और मुस्कुराने लगी। शिव को लगा ज्योति अभी भी गुस्सा है, तो वो ज्योति के पास आया और उसको पीछे से हक करते हुए बोला, सॉरी ना, प्लीज़ ज़रा सा मुस्कुरा दो। ज्योति को बड़ा अच्छा लग रहा था। शिव उसको ऐसे प्यार से मना रहा था, लेकिन वो अभी मानने वाली नहीं थी। उसको शिव से अभी और स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था, और कुछ केस में जब तक बीवी गुस्सा ना हो, पति से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वही केस ज्योति के साथ था। शिव प्यार के मामले में कच्चा खिलाड़ी था। ज्योति ये समझ चुकी थी, शिव सामने से तो उसके लिए घंटा कुछ करने वाला है, इसलिए ज्योति अभी देसी पत्नी वाला रूल फॉलो कर रही थी। गुस्सा करो और अपनी बात पति से मनवाओ, क्योंकि पति सब झेल सकता है, अपनी प्रिय पत्नी की नाराज़गी नहीं। बेचारा मरता क्या ना करता, अपनी बीवी को तो मनाना ही पड़ेगा। जल्दी वैशाली और शाश्वत भी वहाँ पहुँच गए थे। वो भी साथ में बोटिंग कर रहे थे। वैशाली को वहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा था। चारों तरफ वादियाँ, सफ़ेद आसमानी दिखाई देते पहाड़, इतनी प्यारी प्यारी हाउस बोट, आँखों को संतोष पहुँचाने वाला दृश्य। वो दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं था, पर न जाने क्यों वैशाली को वहाँ भी चाय की तलब लगी। वो नज़ारे देखते हुए अपने हाथ रफ करने लगी, पर शायद शाश्वत पहले से ही वैशाली की हर ज़रूरत को समझता था, इसलिए उसने पहले ही बोट वाले को केटल में चाय रखने को बोला था। वैशाली बस चाय के बारे में सोच रही थी कि शाश्वत ने उसके रफ होते हाथों के सामने चाय का कुल्हड़ रख दिया। वैशाली की आंखों में चमक के साथ हैरानी भी आ गई। उसने पलट के शाश्वत को देखा तो शाश्वत उसकी नज़रें पड़ते हुए उसके हाथ में चाय का कुल्हड़ पकड़ाते हुए बोला, अपनी बीवी को एनिवर्सरी पर कुछ स्पेशल फील करवाने लाया हूँ। उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना तो पड़ेगा। वैशाली के फेस पर बयां न करने वाली स्माइल आ गई। अगर वो बोट वाले भैया बोट पर ना होते तो वैशाली अभी शाश्वत को हक कर और किस कर लेती, पर वैशाली ने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया और उस सुंदर दृश्य की सुंदरता का आनंद लेते हुए चाय की चुस्की लेने लगी। दूसरे दिन शाश्वत और वैशाली की तीसरी एनिवर्सरी थी, और शाश्वत ने ये एनिवर्सरी वैशाली के लिए यादगार बनाने का सोच रखा था। सुबह से ही वैशाली को सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ मिले जा रहे थे। आंखें खोलते ही गुलाब, ब्रेकफास्ट करते समय एक प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग, शाश्वत का वैशाली को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाना। ज्योति और शिव ने भी दोनों को आज के लिए पूरी तरह अकेले छोड़ दिया था। उन्होंने बस सुबह दोनों को विश किया और बोल दिया वो दोनों श्रीनगर जा रहे हैं। शाश्वत ने बोला भी कि वो दोनों आज अकेले क्यों जा रहे हैं, कल साथ में चलेंगे श्रीनगर। लेकिन शिव और ज्योति दोनों एक साथ बोले, भाई थोड़ा पर्सनल स्पेस दो हमें, नई नई शादी हुई है हमारी। हालांकि ये पर्सनल स्पेस शाश्वत और वैशाली के लिए था, पर शिव और ज्योति ने ये बात अपने ऊपर डाल दी थी, जिससे वैशाली और शाश्वत कोई भी बात आगे ना बोल पाई। अब इस बात के आगे दोनों सच में क्या ही बोलते। शिव और ज्योति सुबह ही श्रीनगर के लिए निकल गए थे और नेक्स्ट डे ही आने वाले थे, तो शाश्वत ने वैशाली के साथ अपने अलग प्लान बना लिए थे। दिन भर दोनों एक नए शादीशुदा जोड़े के जैसे आसपास की सभी जगहों पर घूमे। वैशाली शाश्वत के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। उसके कुछ बोलने से पहले ही शाश्वत उसके मन की इच्छा पूरी कर देता था। वैशाली को एनिवर्सरी वाली नहीं, बर्थडे वाली फीलिंग आ रही थी, आनी भी थी। एनिवर्सरी में तो दोनों एक दूसरे को सरप्राइज़ देते हैं, पर शाश्वत के प्यार के आगे, उसके सरप्राइज़ के आगे वैशाली अपना दिमाग इस बात पर लगा ही नहीं पा रही थी कि वो शाश्वत को कैसे स्पेशल फील करवाए। पर वैशाली ने इतना ज़्यादा नहीं सोचा, बस अपने अच्छे पलों को एंजॉय किया और बहुत सारी प्यारी यादें बना ली, जो उसको आगे शाश्वत के बिना रहने में मदद करने वाली थी। रात को दोनों होटल पहुँचे तो वैशाली बहुत थक चुकी थी। उसने लिफ्ट में ही शाश्वत के कंधे पर सिर रख के अपनी आंखें बंद कर ली। शाश्वत वैशाली को देख के मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो इतनी जल्दी थक गई। वैशाली आंखें बंद किए हुए ही बोली, सुबह से घूम रहे हैं हम दोनों, ऐसा लग रहा है एक ही दिन में कश्मीर नाप दिए हमने। मुझे तो पता ही नहीं था इतना ज़्यादा खूबसूरत है कश्मीर। हम ना नेक्स्ट ईयर भी एनिवर्सरी पर यहीं आएंगे। शाश्वत बोला, नेक्स्ट एनिवर्सरी की बुकिंग अभी से। वैशाली बोली, और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा ऐसे ही छोड़ दूंगी आपको? शाश्वत मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल भी नहीं, पर मैंने तो सोचा था नेक्स्ट एनिवर्सरी पर कहीं फ़ौरन चलेंगे। वैशाली ने मुंह बना लिया और बोली, छी, फ़ौरन कौन जाएगा? अगर फ़ौरन ही जाना है
तो आप अकेले जाना, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। शाश्वत बोले, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? वैशाली मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हुए बोली, अपने देश में क्या कम घूमने की जगह है जो आपको फौरन घूमने जाना है? शाश्वत बोला, अरे तुम भड़क क्यों रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही सोचा था। वैशाली बोली, तो ऐसे भी क्यों सोचा? हमारा देश इतना प्यारा है कि हमारा एक जीवन कम पड़ जाएगा, फिर भी हम पूरा देश नहीं घूम पाएंगे। और आपको अपना इतना प्यारा देश छोड़ के उन फिरंगी के यहाँ घूमने जाना है। आपको अपना देश, उसका प्रेम कम पड़ रहा है क्या? नहीं है अपने देश में सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ़, सारे मौसम, पहाड़, झील, नदियाँ, नेचर की खूबसूरती और साथ में अपनों का प्रेम। आप अपने देश में कहीं भी जाओ, वो बड़े प्रेम से, आदर भाव से आपको अपने एक अच्छे मित्र के जैसे ट्रीट करते हैं। ये सब छोड़ के आपको फ़ौरन जाना है। शाश्वत अपना सिर नामी हिलाते हुए बोला, अच्छा महारानी, समझ गया, तुमको अपने देश से बहुत प्रेम है और हम पहले अपना देश ही घूमेंगे, फिर बाहर का सोचेंगे। वैशाली बोली, ना आज ना कल, ना कभी और, बाहर का सोचना भी नहीं। आपने बाहर जाने का सोचा तो वहीं जाके छोड़ के आऊँगी आपको, और अब तो मैं अफसर बनने वाली हूँ। आपको दोषी करार करके आपको वांटेड घोषित कर दूंगी। शाश्वत हैरानी से बोला, बाप रे, बस फौरन घूमने जाने का सोचने पर इतनी बड़ी सज़ा? वैशाली बोली, हाँ, इससे बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। शाश्वत बोला, अरे अब तो अफसर साहिबा से बच के रहना पड़ेगा। वैशाली बोली, बिल्कुल, यह अफसर अपने देश के विरुद्ध कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। शाश्वत बोला, देश से बाहर घूमने जाना भी नहीं। वैशाली बोली, आपका घूमने जाना तो बिल्कुल भी नहीं, आप हमेशा मेरे साथ इसी देश में रहेंगे। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, यह तो काला पानी की सज़ा जैसी लग रही है। वैशाली बोली, हाँ, अब अफसर के साथ रहना है तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। शाश्वत बोला, इतनी प्यारी सज़ा है तो भुगत लूँगा। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा और हंस दी। शाश्वत भी हंस दिया। तब तक दोनों रूम के पास आ गए थे। शाश्वत ने डोर ओपन किया और तुरंत ही डोर बंद करके वैशाली की आंखों पर हाथ रख लिया। वैशाली मुस्कुरा के बोली, अरे मेरी आंखें क्यों बंद की? शाश्वत प्यार से बोला, चुप रहो थोड़ी देर। वैशाली फिर कुछ नहीं बोली। शाश्वत वैशाली को लेकर बालकनी में आया और उसकी आंखों से अपना हाथ हटाया। वैशाली ने अपनी आंखें खोली तो पूरी बालकनी में बलून फैले थे। सामने बॉल पर बहुत प्यारी सी सजावट के साथ लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। साइड में टेबल पर बुके और कुछ कार्ड रखे थे। वैशाली के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने टेबल के पास जाके पहला कार्ड उठाया तो उसमें लिखा था, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। वैशाली का फेस लाल गुलाब जैसे खिल उठा। उसने एक नज़र शाश्वत को देखा तो वो दीवार से सहारा लेकर हाथ बांधे खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वैशाली ने भी मुस्कुरा के फिर दूसरा कार्ड उठाया तो उसमें लिखा था, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। वैशाली का फेस लाल टमाटर हो गया। अब उसकी शाश्वत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने शर्माते हुए तीसरा कार्ड उठा के पढ़ा तो उसमें लिखा, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं है दिल लुभाता कोई। वैशाली के फेस की स्माइल और बढ़ गई। उसने चौथा कार्ड उठा के पढ़ा तो उसमें लिखा था, बोलो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। वैशाली के दिल में अजीब सी खुशी होने लगी। वो शाश्वत की तरफ देखना चाहती थी पर हाय शर्म के देख नहीं पाई। उसने थोड़ी शर्म के साथ पांचवा कार्ड उठाया तो उसमें लिखा था, वादा है तुमसे वादा, जन्म का, प्यार का, दर्द का वो साथिया। वैशाली के फेस पर मुस्कान तो ऐसी थी जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती थी। अब सारे नोट खत्म हो गए थे तो वैशाली को शाश्वत की तरफ देखना ही था। वैशाली नज़रें नीचे किए, शाश्वत की तरफ घूमी तो शाश्वत अभी वैसे ही खड़ा था। वैशाली ने धीरे से पलकें उठाई और शाश्वत को देखा तो शाश्वत ने अपनी बाहें खोल दी। वैशाली तुरंत शाश्वत की बाहों में आके समा गई। शाश्वत प्यार से वैशाली के बालों पर किस करते हुए बोला, हैप्पी एनिवर्सरी। वैशाली बस मुस्कुरा के रह गई। वैशाली कभी शाश्वत को ऐसे मौक़ों पर जवाब नहीं देती थी पर शाश्वत उसके बिना बोली उसके मन की बातों को अच्छे से समझ जाता था। उसको वैशाली के मुंह से कुछ भी सुनने की कोई अपेक्षा नहीं थी। वैशाली दिल, उसकी नज़रें सब बयां कर देती थी जो एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत था। वैशाली का प्यार ये साबित करता था, मुंह से बोलना ज़रूरी नहीं होता। आप अपना प्यार, अपनी केयर सामने वाले को सम्मान देकर भी अपना सच्चा प्रेम दर्शा सकते हो। ऐसे ही हंसी खुशी एक हफ्ता निकल गया। वैशाली को वहीं से अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना था। वैशाली के लिए थोड़ा मुश्किल था शाश्वत से दूर जाना। वो लगभग 1.5 हफ्ते से शाश्वत के साथ ही थी।
ऊपर से दोनों ने इस बार अकेले में इतना हसीन समय बिताया। थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, पर जाना भी ज़रूरी था। वैशाली अपनी ट्रेनिंग के लिए और शाश्वत, शिव और ज्योति तीनों उज्जैन के लिए निकल गए। वैशाली अपनी ट्रेनिंग पर दोबारा पहुंची तो वहां का माहौल अभी भी वही कंपटीशन वाला ही था। अभिषेक इतनी बार मुक्की खाने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब तो ट्रेनर ने भी उसको आड़े हाथ ले लिया था। अभिषेक को उसके एटीट्यूड वाले नेचर की वजह से वार्निंग भी मिल चुकी थी, पर कुछ लोग होते ही डोगी की पूंछ जैसे हैं, जिसको जितना भी सीधा करने की कोशिश कर लो वो सीधे नहीं होते। पर अब वैशाली हर चुनौती के लिए तैयार थी। ऐसे ही अभिषेक को हराते, जिंदगी में आती चुनौतियों का सामना करते हुए आगे का 1 साल और निकल गया और वैशाली को फिर एक बार घर जाना पड़ा। और जाना ही था। इतनी बड़ी खुशखबरी जो थी, ज्योति ने एक प्यारे से राजकुमार को जन्म जो दिया था। वैशाली भी बच्चे होने की खुशी में शामिल हुई। उसका मन तो साफ था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों की बातें सुन के उसका मन कुछ दुखी हो गया। बड़ी बहू को 4 साल शादी को हो चुके, पर उसको बच्चा नहीं हुआ और छोटी बहू ने साल होते ही पोते के दर्शन करवा दिए। बड़ी बहू तो घर पर भी नहीं रहती है ना, लगता है बच्चा ना होने की वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, इसलिए ससुराल से दूर रहती है। पड़ोसियों की अजीब अजीब बातें सुन के वैशाली का मन दुखी हो गया था। हालांकि वैशाली ने ही बोला था, आस पड़ोस कहीं भी ये बात ना बताई जाए, वो घर से बाहर क्यों रहती है, इसलिए कुछ ज़्यादा बातें उठ रही थी। पर इंसान का मन तो मन ही होता है, बेकार की बातें सुन के दुखी हो ही जाता है। वैशाली बाहर से खुश थी, पर अंदर से दुखी, और उसके इस दुख को शाश्वत ने भाप लिया था और उसने वैशाली को समझाया भी कि बस अब कुछ समय की बात और है। जैसे उसकी ट्रेनिंग पूरी होगी, पोस्टिंग होगी, वो कुछ महीने देखेंगे। अगर खुशखबरी आई तो ठीक, वरना तो तुरंत साल भीतर ही 2 नन्ही कलियों को अपने आंगन को जगमगाने के लिए ले आएंगे। वैशाली समझ रही थी शाश्वत 2 लड़कियों को गोद लेने की बात कर रहा है। शाश्वत का प्रेम देख के वैशाली का मन हमेशा शांत हो जाता था। वैशाली फिर अपनी ट्रेनिंग पर लौट गई थी और देखते ही देखते उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। और भगवान की कृपा बोलो या फिर किस्मत का खेल, वैशाली को उसकी पहली पोस्टिंग इंदौर में मिली, उज्जैन से काफ़ी पास, मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता। लेकिन इंदौर वैशाली का होम टाउन था, जहाँ से उसकी बस बुरी यादें जुड़ी थी, क्योंकि अच्छी यादें बोलने के लिए उसके पास मायका नहीं था। वैशाली की 1 दिन की छुट्टी थी, फिर दूसरे दिन उसे रिपोर्ट करना था। वैशाली घर आ गई और उसने सबको ये खुशखबरी सुनाई, पर उसके फेस पर कोई खुशी नहीं थी। ये बात शाश्वत ने नोटिस कर ली थी। सभी बहुत खुश थे। वैशाली इतने लंबे समय के बाद अपने घर पर रहेगी। सबसे ज़्यादा तो भूमि जी खुश थी, उनकी बेटी घर लौट आई, वरना तो उनको अभी तक यही टेंशन थी, पता नहीं कहाँ वैशाली की पोस्टिंग होगी और वैशाली को सबसे दूर रहना पड़ेगा। पर भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। रात को सभी जब खाना पीना करके अपने रूम में गए तो शाश्वत वैशाली को पहले जैसे डोगी को खाना देने के लिए साथ ले गया। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। वैशाली वैसे बातें करती थी, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताती थी, लेकिन आज जब वो ट्रेनिंग पूरी करके आई तो उसके पास कुछ बोलने को नहीं है। ये बात इस बात को दर्शाती थी कि वैशाली अंदर से किसी सोच में डूबी है और परेशान है। शाश्वत वैशाली की परेशानी की वजह क्या हो सकती है समझ के बोला, इंदौर में पोस्टिंग मिली इसलिए परेशान हो। वैशाली थोड़ा शौक हो गई, पर वो इतनी भी हैरान नहीं थी। शाश्वत उसकी हर तकलीफ को भाप लेता था, वो ये जानती थी। शाश्वत ने ये वाली बात भी गेस कर ली, इसमें कोई इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं थी। शाश्वत के सवाल पर इस बार वैशाली अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोली, हाँ बहुत अजीब लग रहा है। मेरा वहाँ जन्म हुआ, उस शहर में बड़ी हुई, बहुत सी यादें हैं वहाँ मेरी, उस शहर को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इतना कुछ हुआ है कि मन हट गया उस शहर से। शाश्वत वैशाली का हाथ पकड़ के बोला, तुम पहले नेगेटिव चीज़ें क्यों देखती हो, पॉजिटिव चीज़ भी देख सकती हो। उस शहर में हमारी शादी हुई थी, हमारा पवित्र रिश्ता जुड़ा था। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत ने वैशाली के गाल पर हाथ रख लिया और बोला, दुनिया हमको वैसे ही दिखती है जैसी हम देखना चाहते हैं। हम अच्छा देखेंगे तो 100% अच्छा ही होगा। वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, आप सही बोल रहे हैं, मुझे तो खुश होना चाहिए। मेरी पहली पोस्टिंग इतनी पास हुई है। मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी और रात को वापस आपके पास आऊंगी। मुझे आपसे दूर नहीं रहना पड़ेगा। बोलते हुए वैशाली शाश्वत के गले लग गई। शाश्वत में मुस्कुरा दिया। नेक्स्ट डे वैशाली सुबह जल्दी ही निकल गई
उसका आज पहला दिन जो था, वैशाली इंदौर पहुंची और रिपोर्ट किया और अपने काम में बिजी हो गई और उसका पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। शाम को वैशाली घर वापस जाने के लिए निकली, लेकिन उसके मन में कुछ आया और उसने ड्राइवर को गाड़ी अपने मायके जाने वाले रास्ते पर मोड़ने को कहा। ड्राइवर ने वैशाली के बताए रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। कुछ आधे घंटे में वैशाली अपने घर के बाहर लाल बत्ती की गाड़ी में एक आईपीएस ऑफिसर की वर्दी में खड़ी थी। आस पड़ोस के लोग तो उसको मुंह खोल के देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे ये वैशाली है ना, ये तो मर गई थी। आदिति जी, उन्होंने झूठ बोला, इनकी बिटिया तो बड़ी अफसर बन गई। ये तो पहले टीचर थी ना। लोगों के दिमाग में अजीब अजीब सवाल चल रहे थे। वैशाली के कानों में जब ये बात पड़ी तो उसको कोई हैरानी नहीं हुई, ना ही दुख हुआ, बल्कि उसके फेस पर मुस्कान तैर गई। उसके घर का डोर खुला था, बाहर बहुत सी चप्पल उतरी थी, शायद घर में मेहमान आए थे। वैशाली ने गहरी सांस ली, अपनी कैब ठीक की और अंदर कदम बढ़ा दिए। वैशाली अंदर बिना नॉक किए ही गई थी। उस समय उसकी छोटी बहन नेहा चेयर पर सिर झुका के बैठी थी। आदिति जी शायद नाश्ता लेने गई होगी। किचन में बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। वैशाली के पापा मनोज जी बैठे एक आदमी से गंभीर मुद्रा में कुछ बातें कर रहे थे। सामने सोफे पर एक लड़का और एक बड़ी उम्र की महिला बैठी थी। शायद उसकी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आए थे। घर के माहौल में वैशाली ने यह अंदाज़ा लगा लिया था। वैशाली चुपचाप अंदर आके खड़ी हो गई थी, लेकिन सामने लड़का बैठा था। उसने वैशाली को पुलिस की वर्दी में देखा तो उसके तोते उड़ गए। वो घबरा के खड़ा होते हुए बोला, पुलिस। पुलिस का नाम सुन के बाकी सब भी घबरा गए और खड़े हो गए। लड़के और लड़के के माँ बाप तीनों के रंग उड़ गए थे, तीनों के पसीने छूट चुके थे। लड़का तो अपने पापा का हाथ कस के पकड़ के बोला, पापा आपने तो बोला था केस सोल्व हो गया। पुलिस मुझे यहाँ तक ढूंढते हुए आ गई। जब मनोज जी ने लड़की की बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। इस लड़के पर क्या पुलिस केस चल रहा है? लड़का तो बड़े घर का है, उन्होंने पता किया था। फिर उन्होंने पुलिस यानी वैशाली की तरफ देखा तो उनके डबल होश उड़ गए, आंखें फट गई, होठ वैशाली का नाम लेने के लिए फड़फड़ा उठे। लेकिन जिस बेटी को उन्होंने अपने बाकी बच्चों की शादी करने के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया था, उनके मुंह से उस बच्ची का नाम कैसे निकलता? तब तक आदिति जी एक लड़की जो साड़ी पहने पल्लू में थी उनके साथ हॉल में आई और वैशाली को देख के तो उनके हाथ कंपकपा गए। चाय की ट्रे गिरने वाली थी, लेकिन उस लड़की ने संभाल ली। वैशाली ने उस लड़की को देखा तो समझ गई ये उसके भाई की वाइफ है, मतलब उसके भाई की शादी हो गई। उसकी बीच की बहन भी नहीं दिख रही थी, मतलब उसकी भी शादी हो गई। कितने अच्छे तरीके से उसे पराया और मरा हुआ घोषित कर दिया इन लोगों ने। वैशाली के दिल में दर्द तो उठा, आंखें भी भर आई, लेकिन उसने आंसू बखूबी छुपा लिए और सभी के उड़े रंग देख के बोली, आप लोग परेशान मत होइए, मैं मिस्टर एंड मिसेज मिश्रा से मिलने आई थी। लड़के वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन वो यहाँ अब और नहीं रुकना चाहते थे। जिस लड़के से स्नेहा की शादी की बात चल रही थी वो एक केस में फंसा हुआ था, लेकिन पैसे खिला के मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अगर इस आईपीएस ऑफिसर का इस घर में कोई रिश्ता हुआ तो वो आगे फंस सकता है। इसलिए उस लड़के ने अपने माँ बाप को इशारा किया तो वो भी बात को समझते हुए मनोज जी से बोली, भाई साहब लड़की हमने देख ली, बाकी कुंडली मिलवा के आपको फ़ोन करके बताते हैं आगे के बारे में। बोल के वो जल्दी में वहाँ से निकल गई। वैशाली उन सब की शक्लें देख के समझ ही गई थी लड़का और उसका परिवार सही नहीं है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोली। मनोज जी और आदिति जी तो बुत बने खड़े थे, उनको तो जैसे सांप सूंघ गया था। नेहा और वैशाली की भाभी भी वैशाली को ही देख रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वैशाली ने 4 लोगों के सामने ये नहीं बोला कि वो अपने माँ बाप से मिलने आई है, उसने मिस्टर एंड मिसेज मिश्रा बोला। ये बात वैशाली के पेरेंट्स को अच्छे से एक चोट के रूप में लगी थी। सभी को स्टैचू बने देख वैशाली ने ही आगे कदम बढ़ाया और अपनी कैप हटा के अपने पेरेंट्स के पास आई और बारी बारी दोनों के पैर छू के खड़ी हुई। फिर से अपने सिर पर कैप लगाते हुए बोली, मैं बस आप दोनों का आशीर्वाद लेने आई थी और आपको शुक्रिया अदा करने आई थी। आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची कि आज मैं आपके सामने एक आईपीएस अफसर की वर्दी पहनी खड़ी हूँ। वैशाली के पेरेंट्स ने एक नज़र वैशाली को देखा, फिर उनकी नज़रें झुक गई। वैशाली उनको देख के बोली, किसी ने सच कहा है, माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। अगर उस दिन आप मुझे रोक लेते तो शायद मुझे मेरा परिवार ना मिलता, मैं अपने आप को पहचान ना पाती। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छोड़ दिया।
मैं आपकी वजह से इतनी खुश हूँ कि रोज़ाना भगवान को 56 भोग लगाऊं, वो भी कम ही पड़ेगा। अब आदिति जी की आंखों से आंसू फिसल गए। शर्मिंदगी से उनकी नज़रें उठ नहीं रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन होठ बस हल्के फुल्के हिल रहे थे, पर शब्द गायब से हो गए थे। या फिर आज शर्मिंदगी ने शब्दों ने भी साथ छोड़ दिया था। मनोज जी भी शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए थे। उन लोगों ने तो सोचा था वैशाली की मनहूसियत की वजह से वो ससुराल में दुखी होगी, पर उन्होंने वैशाली से सारे नाते तोड़ दिए हुए हैं। इसलिए वैशाली यहाँ अपने दुख लेकर नहीं आती है। जब एक बार वैशाली ने आदिति जी को फ़ोन किया था, पर कुछ बोली नहीं थी। आदिति जी उस समय वैशाली की सिसकियाँ समझ गई थी, ये वैशाली का कॉल है, और उन्होंने उसी कॉल से ये इमेजिन कर लिया था कि वैशाली अपने ससुराल में कितनी दुखी है। लेकिन उन्होंने पलट के कॉल इसलिए नहीं किया। अगर वो वैशाली को कॉल करती तो वैशाली को सह मिल जाती, और वैशाली जिससे इतनी मुश्किल से छुटकारा मिला था वो फिर कहीं उनके पास आके उनकी ज़िंदगी का ग्रहण न बन जाती। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने परिवार वालों को ये बात समझाई थी कि वैशाली अपनी बहन की सगाई में जो तमाशा हुआ, उसके बाद उज्जैन जॉब के लिए गई और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसकी बॉडी नहीं मिली। ये बताने का रीज़न ये था कि उनको अपने बाकी के बच्चों की शादी करनी थी, और वैशाली को शाश्वत और भूमि जी सबके जाने के बाद लेकर गए थे, तो किसी को सच नहीं पता था। अगर वो ये झूठ सबको ना बताते तो सभी घर वाले उनके बाकी बच्चों की शादी में वैशाली के बारे में जिक्र उठाते और उनकी शादी करने में दिक्कत आती। लेकिन अब वैशाली के ओरे, चमकते फेस और इस वर्दी के पीछे की मेहनत और कीमत, इन सब से अंदाज़ा लगाया जा सकता था वैशाली अपने ससुराल में कितनी खुश है। वैशाली फिर हाथ जोड़ के बोली, अपने आप को हीरा बोलने की औकात नहीं है, लेकिन मेरा परिवार और पति उस जौहरी में से है जो कोयले को भी हीरा बनाने का दम रखते हैं। उन्होंने मुझे तराश के मेरी नज़रों में मुझे हीरा बना दिया। जितनी बार आप लोगों को धन्यवाद बोलूं उतना कम है, क्योंकि मेरे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो आपने ही दिया है। आप ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। मुझे उम्मीद है मेरी जैसी मांगलिक अब शुगनी को निकाल के आप बहुत खुश होंगे। भगवान करे आप लोग ऐसे ही खुश रहे। अगर यहाँ आके आपका समय या किसी काम में बाधा उत्पन्न की हो तो एक आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। आदिति जी के आंसू झरझर गिरे जा रहे थे। खुशियाँ, उनकी तो सारी खुशियाँ लूट गई थी। जिस वैशाली के जाने से उन्होंने सोचा था सब अच्छा होगा, अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। लेकिन खुशियाँ आई तो पर चंद दिनों के लिए। बोलते हैं ना, हमको अपने किए कर्म यहीं भुगत के जाने होते हैं। भले कोई नहीं देख रहा, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है, पर ऊपर वाला सब देख रहा है और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। उनके जीवन में भी अभी वही समय चल रहा था। बहू के आते ही रोज़ घर में कलेश होता रहता था, और बहू ननंद यानी नेहा की शादी करके यहाँ से विदा करो, इस बात की रट लगाई रहती थी। इसलिए नेहा के लिए जल्दी जल्दी रिश्ता देखा जा रहा था, और उसमें उस बहू की गलती नहीं थी। अब हर कोई वैशाली जैसा मंद बुद्धि नहीं होता जो अत्याचार बस सहता जाए। यह आज का समय है जहाँ ससुराल वाली बहू को अच्छा और बुरा बनाते हैं। आदिति जी जैसे वैशाली पर जुल्म करती थी, वैसे उन्होंने सोचा अपनी बहू को भी दबा के रख लेगी। लेकिन बहू निकली तेज, जैसे को तैसा देने वाली, जिसने अच्छे से सास ससुर को आड़े हाथों लिया था और गलत भी नहीं था। आपकी सास ने जो आपके साथ किया, आप उसी सोच के साथ बहू के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आधे से ज़्यादा सास का यही कहना है, हमने इतना झेला, हमारे समय में ऐसा होता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बहू के साथ भी यही सब दोहराओ। और उसी सोच के साथ आदिति जी अपनी बहू के साथ पेश आती थी, तो बहू ने भी अपना विकराल रूप उन्हें दिखा दिया था। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस अपना दुखड़ा रोने की। पर वैशाली के सामने तो अपना दुखड़ा रोने तक का मुंह नहीं बचा था उन दोनों का। दोनों अपने बेटे बहू से परेशान थे, पर किससे बोली। वैशाली समझ तो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। वैशाली ने फिर वहाँ से जाने का सोचा। उसने सबको प्रणाम किया और बाहर जाने के लिए पलटी। तभी वैशाली का भाई घर में आया। वो भी वैशाली को देख के हैरान हो गया, पर घर से बाहर निकलते ही लड़के वालों ने कॉल करके मना कर दिया, और लड़के वालों के पास उसके भाई का ही नंबर था। तो उसके पास ये खबर आई तो वो थोड़ा गुस्से में था। उसके साले साहब ने ये रिश्ता बताया था और रिश्ता मना हो गया। वो जल्द से जल्द अपनी छोटी बहन को विदा करके घर में थोड़ी शांति चाहता था, इसलिए गुस्से में वो घर आया था कि रिश्ता कैसे मना हुआ।
ऊपर से वैशाली यहाँ है तो उसे लगा उसकी वजह से रिश्ता टूटा, तो उसे और गुस्सा आ गया और वो वैशाली के पास आके बोला, क्या कर रही हो यहाँ? किससे पूछ के कदम रखा घर के अंदर? जब अपने उस अमीर पति के साथ मुंह काला करवा के आई थी तभी बोल दिया था सारे रिश्ते ख़त्म, तो अब क्या लेने आई हो? वैशाली ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। वैशाली का भाई गुस्से में आगे बोला, अपनी मनुष्यत फैला के तोड़वा दी ना शादी। तुम खुश हो तो यहाँ दिखावा करने आई हो, बड़ी अफसर बन गई हो तो रुतबा झाड़ने आई हो, दिखा लिया नीचा हमको, निकलो अब यहाँ से। वैशाली ने अभी कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कीचड़ पर पत्थर मारो तो छींटे अपने ऊपर भी आते हैं और वह अपनी वर्दी गंदी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसकी वजह से शादी टूटी तो वह अपने पेरेंट्स की तरफ मुँह करके बोली, मेरी वजह से शादी टूटी, उसका हर्जाना मैं भरने की कोशिश करूँगी। ट्रेनिंग कर रही थी तो एक अच्छी दोस्त बनी, हमारी कास्ट की है, उसका छोटा भाई है रेलवे में, लड़की देख रहे हैं, मैं उसको बोल देती हूँ एक बार आप सब और स्नेहा से मिल ले, अगर आप सबको ठीक लगे तो बात आगे बढ़ा दीजिएगा। और हाँ, परेशान मत होइएगा, मेरा इस शादी से कोई संबंध नहीं होगा, ना मैं कभी ये बताऊंगी कि ये मेरा परिवार था। मैं किसी और जरिए नेहा के बारे में उस तक खबर पहुंचा दूंगी। वैशाली के पेरेंट्स उसे देखने लगे। इस बार तो मनोज जी की आंखें भर आई। वैशाली अपनी बात बोल के जल्दी बाहर निकल गई, लेकिन बाहर आते ही उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। सामने गाड़ी से टेक लगाकर शाश्वत हाथ बांधे खड़ा था। वैशाली की डर से हलक सूख गई। वो अच्छे से जानती थी शाश्वत को बिल्कुल पसंद नहीं वो अपने मायके जाए या उन लोगों का जिक्र भी करे। शाश्वत अपनी माँ के आगे मजबूर होकर उनको अपने परिवार वालों के पास जाने की परमिशन देता था, क्योंकि वो अपनी माँ की बात नहीं काट सकता था। पर यहाँ तो उसकी वाइफ थी। हालांकि शाश्वत ने कभी खुल के ये बात नहीं बोली थी कि तुम अपने मायके मत जाओ या फिर उनसे बातें मत करना, लेकिन शाश्वत के एक्शन से वैशाली ये बात समझ गई थी। जैसे ही शादी हुई थी तो वैशाली के जिस अकाउंट से उसके परिवार को पैसा जाता था उसने वो अकाउंट ही बंद करवा दिया था और वैशाली के नाम पर दूसरा अकाउंट खुलवा कर दिया था। वैशाली का जो पुराना फ़ोन नंबर था उसने वो तक चेंज करवा दिया था। यहाँ तक कि वैशाली के पुराने फ़ोन में उसके परिवार की जो फ़ोटो थी, फ़ोन टूटने पर शाश्वत ने उस फ़ोन को ठीक करवा के उसका बैकअप भी रिकवर नहीं करवाया था। इसे वैशाली ये समझ गई थी शाश्वत बिल्कुल भी नहीं चाहता वैशाली अपने मायके से कोई भी संबंध रखे। वैशाली ये भी जानती थी शाश्वत इस जगह गलत भी नहीं है, वो उसके सम्मान के लिए ऐसा सब कर रहा है। उसके परिवार ने सबके सामने उसको जलील किया, घर से निकाल दिया, कभी सांस तक नहीं ली वो किस हाल में है, ऊपर से मरा हुआ और साबित कर दिया। ऐसे में शाश्वत का सोचना कुछ गलत नहीं था। वैशाली उसकी पत्नी थी, वैशाली का अपमान उसका अपमान था और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए कठोर कदम उठाना गलत नहीं था। अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करना उसका धर्म और कर्तव्य दोनों था। फिर फर्क नहीं पड़ता वो उसका मायका हो या ससुराल। एक पत्नी को समाज में इज्जत तभी मिलती है जब उसका पति उसे इज्जत देता है, और जब शाश्वत उसे इज्जत देता है तो वो कैसे किसी और के द्वारा वैशाली की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता था। अगर उसके रहते कोई वैशाली का अपमान करे तो ये वैशाली का अपमान नहीं उसका अपमान था। पर वैशाली यहाँ सिर्फ एक गलती कर गई थी। भावनाओं में बहके वो शाश्वत को बिना बताए, बिना परमिशन अपने घर आ गई। ऊपर से डर इस बात का सबसे ज़्यादा था कि उसके भाई ने उसे इतना सुनाया, कहीं शाश्वत ने सुन तो नहीं लिया। वैशाली वहीं दरवाजे पर खड़ी थी कि उसका फ़ोन बजा। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल के देखा तो ये शाश्वत का ही कॉल था। शाश्वत सामने खड़े होकर उसको कॉल क्यों कर रहा है? अब तो वैशाली की जान और सूख गई। वैशाली ने घबराते हुए कॉल पिक किया तो शाश्वत अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, वहीं खड़ी रहोगी कि मेरे साथ चलोगी? पता नहीं क्यों वैशाली को उस बात में धमकी सी महसूस हुई। वो तुरंत पैरों में पहिए लगा के शाश्वत के पास भाग के आ गई। शाश्वत ने फ़ोन रखा और वैशाली को अपनी गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा करते हुए बोला, माँ ने कुल देवता के मंदिर में दिया जलाने को बोला है, जल्दी बैठो वरना मंदिर बंद हो जाएगा। वैशाली तुरंत बिना सवाल जवाब के गाड़ी के अंदर बैठ गई। आदिति जी भीगी पल के लिए विंडो से वैशाली और शाश्वत को देख रही थी। उनका दामाद कितना स्वाभिमानी था कि उनकी चौखट में कदम तक नहीं रखा, पर उनकी बेटी के लिए इतना प्रेम है कि उसको एक शब्द नहीं बोला। जल्दी शाश्वत ने कुल देवता के मंदिर के बाहर गाड़ी रोकी। दोनों बाहर आए और मंदिर में दिया जलाया। फिर दोनों घर के लिए निकल गए, पर दोनों के बीच अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। वैशाली बार बार शाश्वत की तरफ देख रही थी।
शाश्वत के फेस से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो गुस्सा है कि नहीं, पर शाश्वत को शांत देख के वैशाली की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उससे बात करे तो करे कैसे, लेकिन गलती उसकी थी तो उसको ही माफ़ी मांगनी होगी। वैशाली थोड़ा डर से हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली ने अपना सिर झुका लिया। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, उम्मीद है गलती दोबारा नहीं दोहराओगी। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा और बस बोल के रह गई। आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी उसकी, लेकिन शाश्वत को किसी बात को खींचने की आदत नहीं थी और रास्ता बहुत लंबा था। वो 1 घंटे शांत नहीं बैठ सकता था, वो भी अपनी वाइफ के साथ तो बिल्कुल नहीं। इसलिए बात को रफा दफा करते हुए बोला, आज फर्स्ट डे कैसा रहा, कितनों की क्लास लगाई तुमने। वैशाली ने शाश्वत की तरफ देखा तो अब शाश्वत के फेस पर स्माइल थी। वैशाली के फेस पर भी स्माइल आ गई। वो शाश्वत को सब बताने लगी। दोनों के बीच फिर पहले जैसा हंसी मजाक वाला माहौल बन गया था। कुछ समय में दोनों घर पहुंचे तो शाश्वत की गाड़ी के पीछे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही थी, जिसकी आवाज़ से मोहल्ले वाले बाहर आ गए। वैशाली वर्दी पहने गाड़ी से बाहर निकली तो सबकी आंखें भी बाहर निकल गई। सबके बीच बातें शुरू हो गई। वैशाली ने एक नज़र चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसकी नज़र जिसे ढूंढ रही थी वो उसको नहीं दिखी। शाश्वत ने चारों तरफ देखा तो वैशाली से बोला, क्या ज़रूरत थी गाड़ी का हॉर्न बजाने के लिए बोलने की, तुम कब से शो ऑफ करने लगी। वैशाली ने ड्राइवर को सायरन बंद करने को कहा, लेकिन शाश्वत के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और उसके साथ अंदर चली गई। ऐसा करने के पीछे वैशाली की एक ठोस वजह थी, लेकिन वह अभी शाश्वत को बताना नहीं चाहती थी। ऐसी हंसी खुशी और अपनी ड्यूटी करते हुए वैशाली के दिन गुजरने लगे। ऐसी एक दिन वैशाली राउंड पर निकली थी तो एक चेक पोस्ट पर रुके वो कुछ पुलिस वालों से बातें करने लगी कि तभी बाइक पर 2 लड़के चेक पोस्ट तोड़ के जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको धर दबोचा। ज़्यादा चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आने से वैशाली ने मैटर क्या है पूछा तो एक पुलिस वाला उन दोनों लड़कों को वैशाली के सामने लाके बोला, मैडम दिन में ही दारू पी के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। रोका तो चेक पोस्ट तोड़ के भागने की कोशिश की। वैशाली ने जैसे उन लड़कों को देखा तो उसमें एक उसका भाई था। अपने भाई को देख के उसके होश उड़ गई। उसका भाई ड्रिंक कब से करने लगा। वैशाली को देख के तो उसके भाई में और गर्मी आ गई। वो उस पुलिस वाले को धक्का देते हुए बोला, छोड़, तुझे पता है मैं कौन हूँ, तेरी मैडम का भाई हूँ। बोलते हुए वैशाली का भाई उसके गले से लग गया और बोला, थैंक यू दीदी, तुम्हारी वर्दी का कुछ तो फ़ायदा हुआ। सभी वैशाली को देखने लगे। वो पुलिस वाला पीछे हटते हुए वैशाली से बोला, सॉरी मैडम, पता नहीं था मुझे, इनके खिलाफ़ केस फाइल कर दिया था, अभी पेपर फाड़ देता हूँ। वैशाली ने गुस्से में उस पुलिस वाले का नाम लेते हुए चिल्ला के कहा, तुम्हारे खिलाफ़ तो मैं एक्शन लूँगी। किसी का भी भाई, बाप, चाचा हमारे दरोगा है, बोलने पर तुम उस गुनहगार को छोड़ दोगे। वो पुलिस वाला घबरा गया। वैशाली ने अपने भाई को ज़ोर से धक्का देकर दूर किया और बोली, डबल चार्ज लगाऊंगी इस पर। इसने ऑन ड्यूटी एक लेडी पुलिस अफसर को नशे में छूने की गलती की है। इसके परिवार वालों को बुलाओ और इसको किसी भी कंडीशन में बेल नहीं मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी आपकी है। वैशाली का भाई हैरानी से ज़मीन पर पड़ा वैशाली को देख रहा था। वैशाली के धक्का देने से वो नीचे गिर गया था। वैशाली ने अपना डंडा उठाया और अपने भाई के पैर में कस के डंडे मारते हुए बोली, तुझे अब मैं वर्दी का फ़ायदा बताती हूँ। सभी पुलिस वाले हैरानी से वैशाली को देख रहे थे। वैशाली गुस्से में वहाँ से जाते हुए उस पुलिस वाले से बोली, और हाँ, किसी भी राह चलते आलतू फालतू ने ये बोला कि चचा मामा या कोई भी रिश्तेदार हमारे विधायक या अफसर है और आप में से किसी ने भी उसको छोड़ा तो उसकी नौकरी में खा जाऊंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ एक भी गुनहगार को छूटते ना देख लूँ। वैशाली वहाँ से चली गई और उसका भाई उसे गुस्से में देखता रह गया।